नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर। प्यारे बच्चों, हम अभी तक राजनीतिक दलों पर चर्चा करते रहे हैं और उनके विभिन्न पक्ष हमने पढ़े और उनका गहनता से अध्ययन करने के बाद में हम दल प्रणाली के रूप में हम पहुँचे और उसमें हमने दल प्रणाली के 3 रूप को अंगीकार किया। पहला एक दलीय प्रणाली, जिसके हमें गुण दोष समझे और अध्ययन किया। आज हम उसी क्रम में द्विदलीय प्रणाली पर वार्ता करेंगे। बच्चों, किसी भी देश के अंदर द्विदलीय प्रणाली से यह अभिप्राय नहीं है कि किसी देश में केवल 2 ही दल हो और तीसरे दल का अस्तित्व न हो और शेष महत्वहीन। सेंट के अनुसार द्विदलीय व्यवस्था से हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य में केवल 2 ही राजनीतिक दल हों। प्रत्युत हमारा आश्रय यह है कि यदि अन्य दल हों तो इतने छोटे कि उनका राजनीति पर विशेष प्रभाव न हो और विध्यांग में बहुमत प्राप्त करने के लिए उनके साथ मिलकर संयुक्त सरकार बनाने की आवश्यकता न पड़े। प्रोफेसर एलन बॉल ने द्विदलीय प्रणाली को 2 भागों में बांटा है। पहला, अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड में है, और दूसरा सुस्पष्ट द्विदलीय प्रणालियाँ या पद्धतियाँ जैसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिटेन और अमेरिका की शासन व्यवस्था में द्विदलीय पद्धति एक विशेषता है। इस पद्धति में कोई भी एक दल स्थायी रूप से शासक दल नहीं रह पाता। दोनों दल समय समय पर शासन सत्ता हस्तगत करते हैं और जो भी दल विरोधी दल बनता है उसमें उत्तरदायित्व और गंभीरता की कमी नहीं आने पाती है। ब्रिटेन के अंगदार दल और श्रमिक दल प्रमुख राजनीतिक दल हैं तथा अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी प्रमुख है। ब्रिटेन में उदार दल और अमेरिका में साम्यवादी दल, अमेरिकी श्रमिक संघ जैसी तीसरी पार्टियों के होते हुए भी इन देशों की द्विदलीय पद्धति के आवश्यक लक्षणों में गड़बड़ी पैदा नहीं हो सकती। ब्रिटिश द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत दल व्यवस्था के राजनीतिक आधार का अभाव कभी कभी हमें दिखाई देता है। यह व्यवस्था एक मजबूत संवैधानिक व्यवस्था के अधीन कार्य करती है, जिसके अंतर्गत संवैधानिक व सामाजिक व आर्थिक मसलों पर पर्याप्त असहमति नहीं पाई जाती है। यहाँ विचारधारागत उग्रता रहती है और दल व्यवस्था में प्राय अनुशासन का अभाव एवं राष्ट्रीय संबद्धता की अनुपस्थिति परिलक्षित होती है। राजनीतिक दल प्राय विभिन्न गुटों के संविध रूप होते हैं। ये विशेष हितों की मांगों में संतुलन का प्रयास करते हैं। दोनों दलों के चुनाव कार्यक्रमों में विशेष अंतर नहीं होता है। वहीं अमेरिकी चुनाव व्यवस्था तीसरे दल के विकास को प्रेरित नहीं करती। राष्ट्रपति का निर्वाचन जीतने के लिए तीसरे दल का विकास हो ही नहीं पाता है। अमेरिकी द्विदलीय व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि राष्ट्रीय यंत्र, अनुशासन और एकता का अभाव है। तो इस प्रकार बच्चों, अब हमने जो 2 प्रमुख देश हैं, ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में आपके साथ वार्ता को शेयर किया। अब इसमें द्विदलीय प्रणाली के जो गुण हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, स्थिर सरकार।
द्विदलीय प्रणाली का एक सबसे बड़ा आधार जो होता है वह कार्यपालिका अधिक स्थायी होती है। जब बहुमत वाले दल का एक बार मंत्रिमंडल बन जाता है तो फिर उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता। मंत्रिमंडल को यह विश्वास रहता है कि उसकी नीतियों और कार्यों का समर्थन करने के लिए विधायिका का बहुमत सदैव उसके पीछे छाया की भांति विद्यमान रहता है। द्विदलीय प्रथा के कारण ही ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का औसत जीवन काल 3.5 वर्ष है, जबकि फ्रांस में मंत्रिमंडल का औसत कार्यकाल केवल 9 महीने था। सेकंड, उत्तरदायित्व का निर्धारण। द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में शासन द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हो जाता है। सत्ताधारी दल को उन सभी दोषों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो उसके कार्यकाल में होते हैं। कोई भी दल अपना उत्तरदायित्व दूसरों के सिर पर नहीं मढ़ सकता। थर्ड, स्थायी नीतियों का निर्माण। द्विदलीय प्रणाली में केवल शासन में ही स्थायित्व उत्पन्न नहीं होता, वह शासकीय नीतियों में भी शाश्वतता उत्पन्न होती है। जिस सरकार को एक लंबे समय तक बने रहने का विश्वास होता है वह दूरगामी योजनाओं को सफलतापूर्वक चला सकती है। वस्तुतः इस प्रकार की शासन प्रणाली में एक लंबे समय के लिए निश्चित और दृढ़ नीति अपनाई जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है शासन का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध। द्विदलीय प्रणाली में विरोधी दल सरकार की आलोचना जिम्मेदारी के साथ करता है, उसमें उत्तरदायी आलोचना की संभावना कम होती है, क्योंकि आलोचना करने वाला विरोधी दल यह जानता है कि सरकार के त्यागपत्र देने पर उसे सरकार बनानी पड़ सकती है और अब उसकी आलोचना को सही सिद्ध करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, सरकार का निर्माण सरल। इस प्रणाली में सरकार मंत्रिमंडल का निर्माण काफ़ी सरल रहता है। विधायिका में जिसका बहुमत रहता है उसका मंत्रिमंडल बन जाता है और सरकार चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है। यदि सत्ताधारी दल विधायिका का विश्वास खो देता है अथवा चुनावों में हार जाता है तो विरोधी दल की सरकार बन जाती है और इस प्रकार इस प्रणाली में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। 6 पॉइंट है सरकार का सीधा चुनाव। प्रोफेसर लास्की के अनुसार द्विदलीय व्यवस्था में जनता सरकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। मतदाता यदि सत्ताधारी दल के विरुद्ध मत देता है तो यह स्पष्ट है कि वह विपक्षी दल की सरकार चाहता है, और यदि मतदाता वर्तमान में सत्तारूढ़ दल को मत देता है तो उसका यह अभिप्राय होता है कि वह सत्ताधारी दल की ही सरकार बनना चाहता है। तो स्टूडेंट, मतदाता के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की सरकार को चाहता है, और क्योंकि सभी देशों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है इसलिए मतदाता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतदाता के मस्तिष्क में सत्तारूढ़ दल को स्वीकार या अस्वीकार करने की भावना स्पष्ट रहती है, जिसे प्रोफेसर लास्की ने बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णित किया है। केवल यही यानी कि द्विदलीय प्रणाली एक विधि है जिसके द्वारा लोग निर्वाचन के समय अपनी सरकार का प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। यह उसकी असफलता के परिणामों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यह वैकल्पिक सरकार को शीघ्र ही वास्तविक रूप प्रदान करती है। अब बच्चों, इसके बाद में हमने इसके प्रमुख गुण देखे, अब हम इसके कुछ दोषों को भी वर्णित करेंगे जिसे हम इसके अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही।